तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है इसलिए क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आप लोगों का 15 नंबर अभी जस्ट पक्का मैं कराने वाला हूं। 15 नंबर जो आप देख पा रहे हैं, मॉडल पेपर है। इसके अनुसार सब कुछ मैंने क्वेश्चन करा चुका हूं। महत्वपूर्ण गद्यांश, महत्वपूर्ण पद्यांश, पूरा व्याकरण। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन तो छूटने वाला ही नहीं है। अब देखिए, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में होता है। ठीक है, ये 15 नंबर में आप लोगों को क्लियर करना वाला। 15 नंबर क्या है, पहले सुन लीजिए। ये देखिए, ये आपका क्या है, मॉडल पेपर है। मॉडल पेपर में जो आगे के क्वेश्चन एक एक नंबर के पूछे जाते हैं और यहाँ पे दो दो नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल कितने नंबर के? 10 नंबर के। टोटल 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 10 नंबर से यहाँ पूरा मैं आपको आगे वाला क्वेश्चन पोर्शन पूरा पक्का कराने वाला हूँ। और सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें सभी लोग कन्फ्यूज रहते हैं और कोई जल्दी इसको क्लियर नहीं कर पाता, उसको मैं क्लियर कराने वाला हूँ आप लोगों को। ये वाला निम्नलिखित में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। संस्कृत का संदर्भ आप लोगों का जो गद्यांश पद्यांश संस्कृत का आता है वो में कराने वाला, जो कि 4 नंबर के पूछा जाता है। ठीक है, तो 10 नंबर और 4 टोटल कितने नंबर? 14 नंबर इस वीडियो से आप लोगों को, मतलब टोटल 15 मार्क है। चलिए, 15 नंबर आप लोगों का इस वीडियो से क्या होने वाला है, क्लियर होने वाला है बहुत अच्छे तरीके से। चलिए, सबसे पहले हम 10 नंबर वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम लोग वहाँ पे जो 4 नंबर के लिए गद्यांश पूछा जाता है और मैं लिख के लेकर आया। भाई देखिए, विश्वास नहीं हो रहा है आप लोग, देखिए ये आपका पूरा संस्कृत का गद्यांश ही आप लोगों का है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत सारा गद्यांश लिया हूँ। आप लोग एकदम टेंशन ना लीजिए, पूरा एकदम वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। हाँ, लाइक तो मैं जबरदस्ती आप लोगों से लूँगा, लाइक तो मैं आप लोगों से जबरदस्ती लूँगा, क्योंकि जो आप 90% जरूर लाएंगे, मेरी गारंटी है। क्योंकि भाई उस प्रकार का मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। पूरा 70 में 70 हिंदी तक जाते जाते तो मैं इतना रिवाइज करा दूंगा। मैराथन क्लास इतना 2-2 3-3 आपका हिंदी का संपूर्ण आपको बनाने वाला हूँ। मॉडल पेपर का पूरा सोल्यूशन भी कराने वाला हूँ हिंदी से पहले। कोई दिक्कत ही नहीं होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बस आपको बढ़िया से पढ़ के बहुत अच्छा से नंबर लाइए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, हमारा नाम रोशन कीजिए और अच्छे से पढ़िए। चलिए, पहले हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन अलग जो आगे के आते हैं उसको हम क्लियर करने वाले हैं। देखिए, पहला प्रश्न है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जल्दी से आप लोग नोट कीजिएगा अच्छे तरीके से। कह रहा है कि भक्ति काल के 4 प्रमुख कवियों और उनकी मुख्य रचनाओं के नाम लिखना है। भक्ति काल के 4 कवि के नाम लिखना है, उनके मुख्य रचनाओं का भी नाम लिखना है। तो लिखेंगे कि भक्ति काल के 4 प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं इस प्रकार है। कैसे? पहला है कबीरदास जी। कबीरदास की जो रचना है वो है बीजक। दूसरे हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी, इनके जो रचना है वो है पद्मावत। तीसरे है सूरदास जी, इनकी जो प्रमुख रचना है वो है सूरसागर। और चौथा तुलसीदास, जिनकी प्रमुख रचना है रामचरितमानस, श्री रामचरितमानस। तो हमको भक्ति काल के 4 प्रमुख कवियों का नाम पूछा था, उनकी मुख्य रचनाओं का भी। तो हमने बहुत अच्छे तरीके से 4 यहाँ पे कवियों का नाम लिखा है भक्ति काल के, और उनके सामने जस्ट उनका रचना का नाम लिखा है। जो हाईलाइटेड रचना है वही उनका लिखा हूँ। तो क्लियर हो गया ना? प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि रीति काल के किसी एक कवि का नाम लिखना है। तो रीति काल के किसी एक कवि का नाम आप लिख सकते हैं केशवदास जी। बहुत ही सिंपल हमने शब्द लिया है केशवदास जी का, ताकि आप आसानी से याद कर पाएंगे इसको। तो रीति काल के किसी एक कवि का नाम लिखिए, तो केशवदास जी लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, छायावादी युग के 2 कवियों के नाम और उनकी 2-2 रचनाएं के नाम लिखिए। छायावादी युग के 2 कवि के नाम लिखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जाके देख सकते हैं, एकदम क्वेश्चन भरा पड़ा है। मतलब इससे इतना आया है क्वेश्चन कि आप क्या बताया जाए। आप पूरा एकदम रट के जाइए अच्छे से, बहुत ही अच्छा नंबर लेकर आएंगे। छायावादी युग के 2 कवियों के नाम और उनकी 2-2 रचनाएं के नाम। तो देखिए, छायावादी के युग के 2 कवि, पहला जयशंकर प्रसाद जी है, दूसरा महादेवी वर्मा जी। तो जयशंकर प्रसाद जी के जो प्रमुख उनकी रचना है 2, वो है कामायनी और आंसू। ये जो 2 महत्वपूर्ण उनकी रचना है जयशंकर प्रसाद जी की। फिर है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की जो 2 महत्वपूर्ण रचना है वो है यामा और दीपशिखा। यामा और दीपशिखा महादेवी वर्मा के प्रमुख रचना है। क्लियर है ना? 2 हम रचना भी बता दिया हूं आप लोगों को। चलिए, प्रश्न नंबर तीसरा बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कोई भी डाउट आप लोगों को इसमें नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला देखेंगे प्रश्न नंबर चौथा। प्रश्न नंबर चौथा है कि रीति काल के प्रमुख 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। देखिए, पूछता है भाई, रीति काल के प्रवृत्तियां पूछता है। तो रीति काल की प्रमुख 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख करना है। तो लिखेंगे हम लोग, पहला रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना, और दूसरा प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण। यह 2 आप लोगों के रीति काल के प्रमुख प्रवृत्तियां था, जो कि हमने लिख के अच्छे तरीके से आपको बताया। रीति या लक्षण ग्रंथों की रचना पहला, प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण ये दूसरा है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, द्विवेदी युग के किन्हीं दो प्रमुख कवियों तथा उनकी एक एक रचना के नाम लिखना है। कौन से युग के, द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों के नाम लिखना है, दो ही कवि का नाम लिखना है और उनके जस्ट उसका रचना के नाम भी लिखना है। कौन से द्विवेदी युग, तो चलिए भाई देखते हैं। द्विवेदी युग के हैं मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है वह भारत भारती है। और दूसरा है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध जी, उनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वह है वैदेही। क्या है, वैदेही। ये प्रश्न नंबर 5वां था, बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 6 है, प्रगतिवाद के किसी ऐसे कवि का नाम और उसकी दो रचनाएं बताइए जो दो युगों से संबंधित हो। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, कह रहा है कि प्रगतिवाद के किसी एक ऐसे कवि का नाम बताइए जो उसकी दो रचनाएं बताइए जो दो युगों से संबंधित हो। तो लिखेंगे कि कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दो युगों छायावाद और प्रगतिवाद से संबंधित है। मतलब छायावाद भी है और प्रगतिवाद भी है, मतलब दो युगों से वो क्या संबंध रखते हैं, कविवर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, और यह संबंधित कवि हैं, इनकी दो रचनाएं महत्वपूर्ण है। कौन, अनामिका एवं अणिमा। अनामिका एवं अणिमा, क्लियर है ना। देखिए प्रश्न कितना मोस्ट इंपोर्टेंट है, कितना घुमाया हुआ प्रश्न है। अब यही प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में आने वाले हैं और इन सभी प्रश्नों को अगर तैयार करके आप चले जाते हैं तो बहुत ही अच्छा मार्क्स लेकर आने वाले हैं आप। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 7वां, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। प्रश्न नंबर 7वां क्या है कि द्विवेदी युग की कविता की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। द्विवेदी युग की कविता की दो विशेषताओं का उल्लेख करना है। तो चलिए देखते हैं। पहला, देशभक्ति और राष्ट्रीय भावना की प्रधानता, ये पहली विशेषता रही है। ठीक है, दूसरा है इतिवृत्तात्मक कथा, इतिवृत्तात्मक कथा कथा। ठीक है, यह दूसरी आपकी विशेषता रही है। तो द्विवेदी युग की कविता की दो विशेषता पूछेगा, आराम से लिखिएगा, बहुत बार एग्जाम में द्विवेदी युग पूछता है, विशेषता पूछता, प्रवृत्तियां, विशेषता प्रवृत्तियां एक ही होती हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको दोनों पूछेगा तो लिख देना है। तो ये प्रश्न नंबर 7वां था। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा प्रश्न नंबर 7वां। प्रश्न नंबर 8वां देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, नोट कीजिए जल्दी से कि प्रयोगवादी युग की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। अब प्रयोगवादी युग की किन्हीं दो प्रवृत्तियां लिखना है। ठीक है, तो प्रयोगवादी युग की किन्हीं दो प्रवृत्तियां देख लेते हैं। तो लिखेंगे कि समसामयिक जीवन का यथार्थ चित्र, घोर अहमनिष्ठा, वैश्विकता, विद्रोह का स्वर और लघु मानव की प्रतिष्ठा, ये प्रयोगवादी युग की प्रमुख प्रवृत्तियां। हमने 2-3 लिख दिया। पहला क्या देखिए, समसामयिक जीवन का यथार्थ, दूसरा चित्र, घोर अहमनिष्ठा, वैश्विकता, तीसरा विद्रोह का स्वर और लघु मानव की प्रतिष्ठा। ये सब क्या है, प्रयोगवादी युग की क्या प्रमुख प्रवृत्तियां। नोट कर लीजिए, 2-2 3-3 एकदम आराम से याद करके जाइए। एग्जाम में कहीं से भी आएगा, कुछ भी पूछेगा तुरंत लिखिए, उसका आंसर बताइए, कोई रोकेगा थोड़ी आपको। 70 नंबर एक बार बिल्कुल आपका पक्का है होने वाला है। ठीक है, 90% जो आप लोगों का टारगेट है वो 100% अचीव मैं कराऊंगा, आप कोई टेंशन ना लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 8वां क्लियर ना। प्रश्न नंबर 9 देखिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या है कि प्रयोगवादी धारा के किन्हीं दो कवियों और उनकी एक एक रचना का उल्लेख कीजिए। या देखिए, या करके प्रश्नों को और तरीके से पूछाता है। अभी हमने प्रयोगवादी युग की किन्हीं दो प्रवृत्तियां देखा है और ये प्रश्न है कि प्रयोगवादी की धारा के किन्हीं दो कवियों और उनकी एक एक रचना का उल्लेख करना है। या करके प्रश्न इस प्रकार पूछता है कि प्रयोगवादी धारा के प्रमुख दो कवियों के नाम लिखे, डायरेक्ट दो कवि का पूछता है। 2 नंबर के लिए आता है, 2 कवियों का नाम पूछेगा प्रयोगवादी वाक्य। तो लिखेंगे सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय, इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वो आंगन के पार द्वार पे है। दूसरा है धर्मवीर भारती, इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वो है कनुप्रिया। क्या है, कनुप्रिया है। तो ये प्रश्न नंबर 9 था और जो कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रश्न नंबर 9 क्लियर कर लिए हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। और प्रश्न नंबर 9 क्लियर हो गया है तो जस्ट हम बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10वें की तरफ। सभी प्रश्न तैयार करके खूब आराम से जाइए और बढ़िया से पेपर दीजिए। प्रश्न नंबर 10वां है, छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं, या तो इस प्रश्न को एक ढंग से और पूछा जाता है कि छायावाद की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए, डायरेक्ट पूछता है। तो देखिए, प्रेम सौंदर्य का चित्रण और रहस्यमयवादी भावना, ये दोनों जो हैं वो छायावादी युग के विशेषता है। ठीक है, 2 विशेषता पूछता है 2 नंबर के लिए। और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छे तरीके से इसको नोट करके और याद कर लीजिए मेरे प्यारे विद्यार्थी। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 10 था। प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़िए। प्रश्न नंबर 11 कि प्रयोगवादी कविता की किन्हीं दो विशेषताओं प्रवृत्तियों का उल्लेख करना है। प्रयोगवादी कविता की, तो पहला लिखेंगे कुंठा और निराशा का स्वर और दूसरा मुक्तक शैली का प्रयोग। ये प्रयोगवादी कविता की किन्हीं दो विशेषता है, विशेषता या प्रवृत्तियां दोनों सेम ही होता है। तो दोनों हमने अच्छे तरीके से लिख दिया। प्रश्न नंबर क्या था, 11 था। आई होप आपको प्रश्न नंबर 11 क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 क्लियर। प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे। अब प्रश्न नंबर 12 देखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है कि प्रयोगवादी धारा
अथवा नई कविता का संक्षिप्त परिचय दीजिए। प्रयोगवादी धारा अथवा नई कविता का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पे कि प्रयोगवादी की साहित्य की आधुनिकतम विचारधारा है जिसका उद्देश्य प्रगतिवाद के जनवादी दृष्टिकोण का विरोध करना है। प्रयोगवादी रचनाकार और मानसिक विकास की तुष्टि के लिए हो काव्य सृजन करते हैं। इनके काव्य में लिखेंगे, इनके काव्य में कला पक्ष और भाव पक्ष दोनों में नवीन प्रयोगों का महत्व दिया गया है और इस युग की कविता आरंभ 1943 के प्रथम तार सप्तक के प्रकाशन से होता है और बाद में 1954 में प्रयोगवादी कविता के नाम ही मतलब उनके नाम ही नई कविता पड़ गया। ठीक है, ये कह रहा है। ये प्रश्न नंबर 12 था, क्लियर कर लीजिएगा इसको, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 13 कि प्रगतिवादी, अब हम लोग प्रयोगवादी पढ़े थे, अब प्रगतिवादी आ गया। प्रगतिवादी युग की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो प्रगतिवादी युग की दो विशेषता, पहला साम्यवादी विचारधारा, विशेष रूप से कार्ल मार्क्स ने दिया था यह, ठीक है, और दूसरा कि छंदों के बंधन की उपेक्षा, छंदों के बंधन की उपेक्षा। तो ये प्रश्न नंबर 13 था। तो देखिए आगे का हमने प्रश्न नंबर 13 जो हमने टोटल 13 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आगे का बताया, जो कि इससे आप लोगों का 10 नंबर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा आसानी से। ठीक है, अच्छे से आप इसको पढ़ लेते हैं तो 10 नंबर यहाँ से आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब हम देखने वाले मेरे प्यारे विद्यार्थियों संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश को। ठीक है, संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश यहाँ पे हटाता हूँ इसको। देखिए जो मैं पहला गद्यांश लिया हूँ या वाराणसी चैप्टर से लिया हूँ, किससे, वाराणसी चैप्टर से आपको लिया हूँ पहला गद्यांश, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या है कि वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी इयम बिलसलडीड्राडिगरम गड्यायम कुलम स्थिता अस्या घटनायम वल्याकृतीय। देखिए संस्कृत थोड़ा पढ़ने में मिस्टेक होगा, लेकिन आप लोगों को याद थोड़ी करके जाना है, तो आपको दिया रहेगा एग्जाम में, बस इसका अर्थ लिखना होगा ना। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। गड्यायम कुलम स्थिता अस्या घटनायम वल्याकृतीय पठकंतीय ध्वलायम चंद्रिकाया बहुराजवे अगणिताय पर्यटका श्रुतभयम देशभयम नित्यम अत्र आयन्ति अस्या घटनाय च शोभा विलाभ्य इयम बहु प्रसंति। देखिए संस्कृत तो थोड़ा सा मिस्टेक तो हो ही सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, तो दिल पे मत लीजिएगा, संस्कृत पढ़ने में थोड़ा तो डिफिकल्ट होता ही है। तो ये देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ 4 नंबर के लिए आता है। कितने नंबर के, 4 नंबर तुरंत क्लियर हो जाएगा आपका, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा, ये आपको एग्जाम में देगा। अब आपको संदर्भ, प्रसंग और अनुवाद लिखना होता है 4 नंबर के लिए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे संदर्भ इसका, इसको पहले नोट कीजिए आप लोग, पहले हमारे सामने नोट कीजिए, इसको जल्द नोट कीजिए, रुकिए वीडियो को रुकिए, जल्दी से लिखिए। सबसे पहले संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। ये जो आपका संस्कृत खंड है, आप वाराणसी है हिंदी, इसको ब्लैक पेन से लिख के हाईलाइटेड करेंगे ना और अच्छा लगेगा। तो किस चैप्टर से, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है। अब इसका प्रसंग लिखेंगे कि किसके बारे में बात हो रही है, प्रसंग मतलब यही होता है। तो इस गद्यांश में वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के विषय में बताया गया है, ये प्रसंग में आपको लिखना है। अब इस जो आपको गद्यांश है इसका अनुवाद करना है, तो अनुवाद हम लिखेंगे कि वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है, यह स्वच्छ जय की तिरंगों से मुक्त गंगा के किनारे स्थित है। इसके घाटों की घुमावदार पंक्ति श्वेत चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। असंख्य यात्री भ्रमण करने के लिए दूर देशों से प्रतिदिन यहाँ आते हैं और इसके घाटों की शोभा देखकर इसकी बहुत क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों बस इतना ही आप लोगों को अनुवाद में लिख देना है, आपको 4 नंबर पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो पर नहीं पूरा लिखना पड़ेगा ना, संदर्भ भी लिखेंगे, प्रसंग भी लिखेंगे और अनुवाद भी लिखेंगे, तब जाके आपको टोटल 4 नंबर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब दूसरा जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है वीर वीरण पूज्यते से। यहाँ पे स्लिप को यहाँ करता हूँ, देखिए यहाँ पे दोनों को मैं हटा दूँ। वीर वीरण पूज्यते, जल्दी से नोट कीजिए। यह है कि पुरुराज श्रूयताम हतो या प्रात्यस्य स्वर्ग जित्वा वा भोचे से महिम, जल्दी नोट कीजिए हमारे साथ।
निराशीर्निमियो भूत्वा युद्धस्व विगतोज्वर। देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है ये संस्कृत पढ़ना, बहुत ज़्यादा दिमाग टेंशन में डाल देता है। ठीक है, लेकिन मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं आप लोगों को ऐसा बता रहा हूँ कि 4 नंबर वो क्या एकदम फिक्स हो जाएगा, उसको कोई रोक थोड़ी सकता है। तो ये थोड़ी याद करना है, तो आपकी पेपर में दिया रहेगा ना, इसका तो हमें संदर्भ और आपका प्रसंग और अनुवाद में याद होना चाहिए। ये तो आपको दिया रहेगा, बस दिमाग में सेट कर लीजिए कि यही रहेगा, नोट कीजिए पहले हमारे सामने। इसके बाद देखिए इसका संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ कैसे लिखेंगे कि प्रस्तुत नाट्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीर वीरण पूजते पाठ से उद्धृत है। ठीक है, ये आपका संदर्भ हो गया। प्रसंग में क्या लिखेंगे, देखिए प्रसंग दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ इसको हटा देता हूं मैं वाला लिस्ट को। यहाँ देखिए प्रसंग, इस नाट्यांश में संदेश दिया गया है कि शत्रुता होने पर भी एक वीर को दूसरे वीर के साथ विरोचित व्यवहार ही करना चाहिए। प्रसंग है। अब इसका अनुवाद देख लेते हैं। तो अनुवाद में देखिए पुरुराज कह रहा है कि सुनो, यदि युद्ध में पुरुराज कह रहा है कि सुनो, युद्ध में मारे गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, अथवा जीत गए तो पृथ्वी के राज्य को भोगोगे। इसलिए तुम इच्छा रहित, ममता रहित और संता परहित होकर युद्ध करो। ठीक है, यह अनुवाद है इसका है। ठीक है, यहाँ तक एकदम पूरा लिख के एकदम रट जाना है, आपको रट जाना है एकदम। ठीक है, क्योंकि एकदम यहाँ से प्रश्न बनना फिक्स होता है मेरे प्यारे विद्यार्थी। 15 नंबर 30 वीडियो से आपका क्लियर, कोई रोक ही नहीं सकता आपको। ठीक है, चलिए अगला जो मैं आपको गद्यांश बताने वाला हूँ, यह प्रभुत्व ग्रामीणों चैप्टर से लिया गया है। प्रभुत्व ग्रामीणों चैप्टर से। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको जल्दी से नोट कीजिए कि नागरिक बहुकालम यावत अचिंतयम परम पहेलिकाय उत्तरदातुम समर्थ न अभवत, अतः ग्रामीणम अवदत अहम प्रहेलिकायम उत्तरम न जानामि। इदम भूत्वा ग्रामीण अकृत्यत यति भावनाम उत्तर न ज्ञानति तहि ददातु 10 रूप्यकाणि। अतः मलानुमुखेन नागरिकेण समयानुसार 10 रूप्यकाणि दंतानी। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है भाई संस्कृत पढ़ना। ठीक है, कोई नहीं, आप आराम से नंबर उठा के आएंगे। ये तो आपको लिखा हुआ मिलेगा ना एग्जाम में आप लोगों को। इसके नीचे आपका संदर्भ लिखना पड़ेगा, इसके बाद प्रसंग लिखना पड़ेगा, और इसके बाद इसका अनुवाद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो करते हैं। तो सबसे पहले इसका लिखेंगे संदर्भ। संदर्भ देखिए आप पहले इसको नोट कीजिए, हमारे सामने नोट कीजिए, इसको जल्द से जल्द नोट कीजिए। थोड़ा सा लापरवाही, हल्का सा भी लापरवाही नहीं करना आप लोगों को। ठीक है, 90% भाई लाना इस चैनल से। चलिए संदर्भ है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के प्रभुत्व ग्रामीण पाठ से क्या है, उद्धृत है। किससे, तो हिंदी के संस्कृत खंड के प्रभुत्व ग्रामीण पाठ से क्या है, उद्धृत है। इसके तो आपका क्या है, संदर्भ है ना। संदर्भ के नीचे अभी हम लोगों को लिखना है इसका प्रसंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्रसंग। प्रसंग में कि इस गद्यांश में नागरिक के पहेली का उत्तर न दे पाने का वर्णन किया गया है। अब अनुवाद क्या है इसका देखेंगे कि नागरिक बहुत देर तक सोचता रहा, परंतु पहेली का उत्तर देने में समर्थ न हो सका। कह रहा है कि नागरिक बहुत देर तक सोचता रहा, परंतु पहेली का उत्तर देने में समर्थ न हो सका। अतः ग्रामवासी से बोला कि मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। यह सुनकर ग्रामवासी ने कहा कि यदि आप इसका उत्तर नहीं जानते हैं तो 10 रुपये दें, 10 रुपया हमें दें। अतः मलिन मुख वाले नगरवासी के द्वारा शर्त के अनुसार 10 रुपये दे दिए गए। बस ये आपका क्या है, अनुवाद है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जब वो पहले नहीं बता पाया तो उन्होंने कहा था पहले नहीं बताओ तो 10 रुपया मैं दूँ, तो उसके कहे अनुसार वो 10 रुपया दे देता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो मैं आप लोगों को गद्यांश बता रहा हूँ ये इस चैप्टर से भारतीय संस्कृतम चैप्टर से लिया गया है। भारतीय संस्कृता जो चैप्टर है उससे लिया गया है। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको कोई नंबर रोक नहीं सकता है, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है नंबर लाने से इस बार, क्योंकि मैं इस बार आपके साथ हूँ। क्या है, इसको भी पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्टी होगा, लेकिन पढ़ते हैं भाई, क्या किया जाएगा। अस्माक संस्कृत सदा गतिशीला वर्तते, मानव जीवन संस्कृतोत्तम ऐसा यथा समय नवा नवम विचारधारा स्वीकृत्यते नवम सकितम च प्राप्नोति
अत्र दुराग्रह नासित यत् युक्ति युक्त कल्याणकारी च दत्त संहर्ष गृहीत भवति एतास्या गतिशीलतास्या रहस्य मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्य निसंपदयता मतस्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभाव विचारेषु औदात्यम आचार्य दृढ़ता चेती। बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों का गद्यांश से मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से मेरे सामने इसको यहाँ तक नोट कीजिए पूरा का पूरा। ये पूरा नोट ही हो जाना चाहिए आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर इसके जस्ट नीचे वही चीज़, संदर्भ लिखना है भाई, प्रसंग लिखना है, अनुवाद लिखना है, 4 नंबर ले जाइए। चलिए देखते हैं संदर्भ इसका। संदर्भ, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के कौन भारतीय संस्कृताय पाठ से उद्धृत है। अब इसको थोड़ा आप लोग हाईलाइट मतलब ब्लैक पेन से लिखना है। ब्लैक पेन से लिख के नीचे अंडरलाइन करेंगे ना तो एग्जामिनर का ध्यान यही जाएगा और पूरा नंबर आपको दे देगा। तो ये तो आपका संदर्भ रहा ना। इसके नीचे प्रसंग लिखना पड़ेगा। प्रसंग है कि प्रस्तुत गद्यांश में भारतीय संस्कृति की गतिशीलता और उसके लचीलेपन के बारे में बताया गया है। प्रस्तुत गद्यांश में भारतीय संस्कृति की गतिशीलता और उसके लचीलेपन के बारे में बताया गया है। अनुवाद कैसे लिखेंगे, तो अनुवाद देंगे कि हमारी संस्कृति सदा गतिशील रही है। जो हमारी संस्कृति है सदा गतिशील रही है और मानव जीवन को शुद्ध करने के लिए यह समयानुसार नई नई विचारधारा को क्या स्वीकार कर लेती है और नई शक्ति को प्राप्त करती है। इसमें दुराग्रह नहीं है जो युक्ति संगत और कल्याण करने वाला है। वह इसमें हर्ष सहित ग्रहण किया जाता है और इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन में सदा रहने वाले मूल्यों में स्थित है। और जैसे इस सत्य का सम्मान सभी प्राणियों के प्रति समान भाव, विचारों में उदारता और आचरण में क्या लगता है दृढ़ता रखता है। ठीक है, ये इसका क्या अनुवाद है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपका यहाँ तक पूरा खत्म। इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ने बता दिया कि यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। 15 नंबर तो बिल्कुल क्लियर, कोई रोक नहीं सकता है, कोई आपको रोक नहीं सकता 15 नंबर लाने से। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों वीडियो आप तो लाइक, अगर कुछ लोग लाइक नहीं किए होंगे, लापरवाह बन गए होंगे, तो आप तो लाइक कर देंगे देखने के बाद। अब तो वीडियो उनको अच्छी लग गई होगी, 15 नंबर उनका फिक्स हो गया होगा। तो जल्दी से लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।